दोस्तों, अगर एशिया की हाईली डेवलप्ड और रिचेस्ट कंट्री की बात करें तो आपके जहन में चाइना और जापान जैसे नाम ही आएंगे। लेकिन ये कंट्री है सिंगापुर की। सिंगापुर में मौजूद ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स, आलीशान होटल्स और लग्जरियस लाइफ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि 50 साल पहले तक ये मुल्क गुर्बत और भूख में लिपटा हुआ था। ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं थे। क्राइम्स, करप्शन, दंगे फसाद आसमान को छू रहे थे। लेकिन अगले चंद सालों में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। आज सिंगापुर दुनिया के खुशहाल ममालिक में से एक है। ये मुल्क दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स का मालिक है। क्राइम्स और करप्शन ना होने के बराबर है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे, और वो भी इतने कम अरसे में? कौन है हमारी कहानी का हीरो? आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सिंगापुर इतना छोटा मुल्क है कि इसे नक्शे पर देखना भी काफी मुश्किल है। ये एक छोटा सा आइलैंड है। इसका एरिया लाहौर से भी कम है और इस छोटे से मुल्क में 54 लाख लोग रहते हैं। इस मुल्क को 4 एशियन टाइगर्स में गिना जाता है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि हाईली डेवलप्ड हैं। ये कंट्री साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर की हैं। अब तारीख में पीछे चलते हैं, जब 1942 में जापानीज इन्वेजन करते हैं मलेशिया और सिंगापुर में, और ये जापानीज रूल मुकम्मल तबाह करके रख देता है सिंगापुर को। कत्लेआम हर जगह देखने को मिलता है। कई सोल्जर्स को प्रिजनर्स बनाकर टॉर्चर किया जाता है। हजारों लोगों को फोर्स लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 1945 में जापान जंग हार जाता है और इस मुल्क से निकल जाता है। तब तक इस मुल्क में 30,000 से ज्यादा लोग ओपियम के एडिक्ट बन चुके होते हैं। जुआ चारों तरफ देखने को मिलता है। गुर्बत बहुत ज्यादा होती है। बेरोजगारी और बीमारियों की लपेट में होता है सिंगापुर। फूड शॉर्टेज होती है जिससे लोग भूख से मर रहे होते हैं। वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम पर ब्रिटिश दोबारा से सिंगापुर के कंट्रोल पर टेक ओवर करते हैं और ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक हालात कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बेसिक गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसी सर्विसेज को दोबारा रिस्टोर किया जाता है। सिंगापुर के लोगों की पॉजिटिव सोच होती है ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश सेल्फ गवर्नेंस लेकर आते हैं सिंगापुर में। 1959 में प्रॉपर इलेक्शन करवाए जाते हैं। इन इलेक्शन में जीतते हैं बड़े ही यंग लीडर जिनका नाम ली क्वान यू था। ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने शुरुआत में अपने मुल्क को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया, यानी जोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इनका मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन ये मुल्क अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मलेशिया के गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई कि सिंगापुर उनके मुल्क का हिस्सा बन रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 1964 में जो इलेक्शन होना थे मलेशिया में, पीएपी ने इन इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया था। मलेशिया के पॉलिटिशियंस नहीं चाहते थे कि सिंगापुर की पॉलिटिकल पार्टी मलेशिया के इलेक्शंस में हिस्सा ले। दूसरी बड़ी वजह सिंगापुर की आवाम थी। वो नहीं चाहती थी कि सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बने, क्योंकि एक एग्रीमेंट तय हुआ था जिसके मुताबिक सिंगापुर अपना 40% रेवेन्यू मलेशिया को देगा। इसके अलावा और भी काफ़ी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुल्क में दंगे फसाद होना शुरू हो गए। इन्हीं चीज़ों के चलते 1965 में फैसला किया गया कि सिंगापुर मलेशिया से अलहदा हो जाएगा और एक आज़ाद मुल्क बनेगा, द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के नाम से। लेकिन इस टाइम तक ब्रिटिश का कुछ कंट्रोल अभी भी था सिंगापुर पर। लेकिन 1967 में ब्रिटिश ये ऐलान करते हैं कि वो सिंगापुर को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे। लेकिन सिंगापुर की हुकूमत और लोगों के लिए ये एक बड़ा मसला था, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था सिंगापुर को चलाने में। ब्रिटिश फोर्सेस सिंगापुर के लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा सिंगापुर की कोई अपनी फौज नहीं थी और ब्रिटिश के जाने से वो खुद को डिफेंड ना कर सकते, इसलिए ब्रिटिश उनके लिए किसी मसीहा से कम ना था। सिंगापुर के वजीर आजम ने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ साल मजीद सिंगापुर में रुक जाएं ताकि वो अपने मुल्क को स्टेबल कर सकें। न्यू डेडलाइन दी गई 1971 की, यानी 4 सालों में ली क्वान यू को अपना मुल्क स्टेबल करना था।
एक ऐसा मुल्क जहां पहले से ही हद से ज्यादा गुर्बत थी, बेरोजगारी थी और लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं थे। इस मुल्क के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे। आखिर कैसे इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लाया गया? हमारी इस मौजज़ाती कहानी के हीरो हैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू। ये फौरन काम पर लग गए। सबसे पहले आसपास के मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात बनाए। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका मुल्क बिल्कुल महफूज है और किसी किस्म की डिफेंस आर्मी की ज़रूरत नहीं। इसीलिए ली कुआन यू नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं। मुल्क का जो भी लड़का 16.5 साल का होगा तो उसे नेशनल सर्विस के लिए खुद को रजिस्टर करवाना होगा, और जब वो 18 साल का होगा तो उसे कभी भी आर्मी में भर्ती किया जा सकता है। यानी हर 18 साल के लड़के के लिए ये कंपलसरी बनाया गया कि उसे आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगी। दोस्तों, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होती है एजुकेशन। दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया एजुकेशन पर, और सिंगापुर ने भी यही किया। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, पब्लिक एजुकेशन मुहैया की जाती है, अच्छे स्कूल्स बनाए जाते हैं, पब्लिक एजुकेशन को बहुत ही कम फीस पर दिया जाता है। दोस्तों, एजुकेशन एक मेन डिफरेंस है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ही अहम होते हैं। सिंगापुर ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जहां लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए गए, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही वैल्यू होती है। दोस्तों, सिंगापुर को एक मल्टी रेशियल नेशन बनाया गया। यानी ली कुआन यू ने लोगों से ये वादा किया कि उनका मुल्क किसी एक मजहब, किसी एक कौम, एक कल्चर और एक ज़बान के नाम पर नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ हर किस्म के लोग रहेंगे और सब बराबर होंगे। इस इक़दाम से ये दुनिया भर में एग्जाम्पल बन गए। दोस्तों, हेल्थ का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। सिंगापुर में प्राइवेट और सरकारी हेल्थ केयर काफ़ी सस्ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काफ़ी बेड्स प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को और भी कई सारी सहूलियात दी गईं। अगला पॉइंट, ली कुआन यू ने यह कहा कि अगर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो उन्होंने सिंगापुर को साफ रखने का प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये कैंपेन हर 2 साल में हुआ करती थी। इसके लिए हर घर के बाहर बड़े डस्टबिन रखे गए। 1992 में च्युइंगम पर पाबंदी लगा दी जाती है। दोस्तों, एक और बड़ा मसला था बेघर और स्लम्स लोगों का। इसके लिए पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और 26,000 फैमिलीज को इन पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक हाउसिंग्स में लाया गया। 2022 में 70% लोग पब्लिक हाउसिंग में रह रहे हैं। इसी वजह से होमलेसनेस मुल्क में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया, और ये ट्रांसपोर्ट दुनिया के सस्ते तरीन, साफ और महफूज तरीन ट्रांसपोर्ट में से एक है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर इनकी हुकूमत ये सब चीजें इतना सस्ती और फ्री दे रही है तो हुकूमत खुद पैसे कहाँ से कमाती है? इनके पास तो अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं। दोस्तों, इसका जवाब है सिंगापुर की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कई सारी ऐसी कंपनीज ओन करती है जो दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट और मीडिया सेक्टर में काम कर रही हैं। इन कंपनीज का प्रॉफिट हुकूमत के पास जाता है और वो इसे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती है, क्योंकि यहाँ करप्शन ना होने के बराबर है। दोस्तों, वैसे तो सिंगापुर में चीज़ों पर टैक्स बहुत ही कम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा है और इनसे भी हुकूमत पैसे कमाती है। जैसा कि कार्स, वेल्थ, प्रॉपर्टी पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स हैं। सिंगापुर की हुकूमत ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जैसा कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट बना और एयरपोर्ट, जो कि शायद अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दुनिया का। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिनके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिले। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे और इनके पास सिर्फ एक सिंगापुर की लोकेशन ही थी जो इनके काम आ सकती थी। सिंगापुर बहरी जहाज़ों के लिए एक पोर्ट रहा था। इस चीज़ को हुकूमत ने जारी रखा और यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती थी। दोस्तों, इन सब चीज़ों को सही मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में करप्शन बिल्कुल भी ना हो।
करप्शन होगी तो बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वक्त सिंगापुर दुनिया की 4th लीस्ट करप्ट नेशन है और ओनली एशियन कंट्री है। तो आखिर यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई? सबसे पहले इन्होंने सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई और गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी तनख्वाहें बढ़ा दी। दोस्तों अब इनको इतना सैलरीज मिलती हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, ली हसीन लूंग, दुनिया के हाईएस्ट पेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी तनख्वाह 1.6 मिलियन डॉलर है। ऐसा ही किया जाता है सरकारी मुलाजमीन के साथ। दोस्तों यही वजह है कि यहाँ के सरकारी अफीसर्स करप्शन करने पर इनकरेज नहीं होते, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी ही इतनी तनख्वाहें मिल रही होती हैं। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजिम करप्शन केस में पकड़ा जाता है उसे भारी फाइन पे करना पड़ता है और 5 साल की कैद भी दी जा सकती है। दोस्तों ली क्वान यू ने इतना बेहतरीन तरीके से मुल्क को डेवलप किया, आज ये मुल्क दुनिया के सामने एग्जाम्पल बन चुका है। इनका सारा फोकस काम पर था और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना था, लेकिन आज इनका एक भी स्टैचू या मोन्यूमेंट आपको सिंगापुर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते तो खुद को सुपर हीरो भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक एजुकेटेड इंसान थे, किसी एक आइडियोलॉजी पर स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते थे। कहा जाता है कि उनके कान हमेशा खुले रहते थे और वो सबकी सजेशन सुनते थे और वो सबकी राय के साथ ही कोई काम करते थे। दोस्तों ये क्वालिटीज़ बहुत ही कम किसी पॉलिटिशियन में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।